ही का नाम ये कमोदवार है, कैसा ही रंग रूप है, कैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका मनी सेंट्रल में। आज का मनी सेंट्रल है पॉलिसी सेंट्रल। क्यों है आपको पता है? क्योंकि आज आरबीआई की पॉलिसी आई है। 2 दिन की बैठक के बाद आज आरबीआई ने महंगाई का, ग्रोथ का सारे अनुमान सामने रखे हैं। क्या है इन अनुमान के मायने, ये समझाने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और अंशुमान जी से विस्तार से इस पॉलिसी को समझें उससे पहले आप देखिए ऑन द शो आज पॉलिसी की कौन कौन सी बातें हम इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे। शुरुआत होगी महंगाई पर क्या कहती है रिजर्व बैंक की पॉलिसी। रिजर्व बैंक ने क्यों घटाया आर्थिक विकास का अनुमान? टूटते रुपए पर क्या कुछ कहा आरबीआई गवर्नर ने? क्या अभी और महंगा होगा कर्ज? कमजोर रुपए के बाद भी क्यों नहीं बढ़ रहे एक्सपोर्ट? और शेयर बाजार में बड़ी गिरावट की आशंका। जी हां, कुछ ऐसी एजेंसियां हैं जो भारत की शेयर बाजार में बड़ी गिरावट की अनुमान लगा रही हैं, बड़ी गिरावट की आशंका जाहिर कर रही हैं। कौन सी एजेंसियां हैं और ये अनुमान कितने पुख्ता हैं, कितने मजबूत हैं, इस पर अंशुमान जी से चर्चा करेंगे। शुरुआत आरबीआई की पॉलिसी से। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि पॉलिसी की मुख्य बातें कौन कौन सी थी और फिर एक एक करके उन बातों पर अंशुमान जी की टिप्पणी लेंगे, उनका विश्लेषण समझेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने महंगाई को चुनौती मानते हुए शुक्रवार को रेपो रेट में यानी नीतिगत दरों में 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की। रेपो रेट मतलब वो दर जिस पर आरबीआई बैंकों को कर्ज देता है। अब रेपो रेट बढ़कर 5.9% हो गया। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2022-23 के अनुमान में, ग्रोथ अनुमान में 20 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। यानी कि अब आर्थिक विकास दर का जो अनुमान रह गया है 22-23 के लिए वो 7% का रह गया, पहले 7.2% का था। हालांकि महंगाई को लेकर अपने अनुमान में बड़ा बदलाव नहीं किया है। 2022-23 के लिए रिटेल महंगाई दर के अनुमान को 6.7% पर स्थिर रखा गया। यानी कि पूरे साल जो इन्फ्लेशन रहेगी वो 6.7% रहेगी। ध्यान रहे, आरबीआई के कंफर्ट जोन का जो ऊपरी लेवल है वो 6% का है। इसका मतलब पूरे साल आप उस जोन से ऊपर इन्फ्लेशन को झेलेंगे, उसमें तपेंगे, उसको महसूस करेंगे। रिजर्व बैंक ने महंगाई और ग्रोथ के अनुमान के लिए कच्चे तेल का औसत भाव $100 माना है। ये पहले $105 था। इसके साथ एक और बड़ी बात कही। क्या कही? कि बेमौसम बरसात की वजह से खरीफ फसलों को कुछ नुकसान की आशंका है, लेकिन हाँ, रबी फसलों की बुआई के लिए अनुकूल मौसम की बात भी आरबीआई ने अपनी पॉलिसी में कही है। अब एक एक करके थ्रेड खोलते हैं, इसको अनवाइंड करते हैं पॉलिसी को और समझते हैं हर एक मुद्दे को विस्तार से। पहली बात, महंगाई को समझते हैं। सर, महंगाई नियंत्रण को लेकर रिजर्व बैंक की ओर से क्या संकेत मिलते हैं आपको इस पॉलिसी के बाद? शुभ, मनी सेंट्रल के दर्शकों का स्वागत है। रिजर्व बैंक की मौद्रिक समीक्षा पहली बार 105 पेज की है। ऑलमोस्ट जितना बड़ा बजट या कोई दस्तावेज होता है। और मनी सेंट्रल के जो नियमित दर्शक हैं वो याद करेंगे कि विश्व बैंक और बाकी दुनिया की प्रमुख संस्थाएं केंद्रीय बैंकों से कह रही हैं कि वो जो सोच रहे हैं, उनके जहन में जो चल रहा है, आगे जो होने वाला है, उसे खुलकर देश लोगों को, स्टेक होल्डर्स के सामने रखें। और पहली बार रिजर्व बैंक की मौद्रिक समीक्षा का दस्तावेज इतना बड़ा है जिसमें इतने विस्तार से हर चीज़ की जानकारी दी गई। और ये हमारे सबके लिए अच्छा है क्योंकि हम समझ पाएंगे कि रिजर्व बैंक क्या सोच रहा है और क्या करने वाला है। और इसी को खोलकर हम आज आपके पास मनी सेंट्रल में लेकर आएंगे। पहला सवाल रिजर्व बैंक महंगाई को लेकर। महंगाई की लड़ाई रिजर्व बैंक लगभग हार रहा है फिलहाल, कम से कम इस साल, ये पॉलिसी स्पष्ट रूप से बताती है। 190 बेसिस पॉइंट की लगभग 2% की ब्याज दरें अप्रैल से लेकर अभी तक बढ़ चुकी हैं। आपकी जेब तक पहुंचने वाली ब्याज दरों की बढ़ोतरी इससे कहीं और ज़्यादा है। उद्योगों के लिए ब्याज दरों की बढ़ोतरी कहीं और ज़्यादा है। इसके बाद भी रिजर्व बैंक महंगाई को लेकर सहज नहीं हुआ है, असहज स्थिति बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने इस साल महंगाई के आकलन में कोई कमी नहीं की। 6.7% रिजर्व बैंक का अपना आकलन है जिसे आप कंजर्वेटिव मान सकते हैं। आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। इस आकलन का मतलब यह है कि रिजर्व बैंक को यह लग रहा है कि उसके सारे प्रयासों के बावजूद कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, कई सारे ऐसे कारक हैं जिनका दबाव बना रहेगा और महंगाई इस साल कम नहीं होगी। इन कारकों में जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है, हम मनी सेंट्रल में लगातार आपको बताते रहे कि खाद्य महंगाई की समस्या को रिजर्व बैंक को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, उसका अनदेखा नहीं किया जा सकता। और आज रिजर्व बैंक ने बहुत बेबाकी से माना कि गेहूं की महंगाई चावल तक फैल गई है। पिछली रबी की महंगाई इस खरीफ तक आ गई है। अगली रबी का क्या होगा अभी पता नहीं है। खाद्य महंगाई के साथ कच्चे तेल की कीमतों को लेकर रिजर्व बैंक ने कोई अति उत्साही आकलन नहीं पेश किया। 100 पर कीमत तय है, यानी 100 का औसत लेवल मानकर आरबीआई चल रहा है।
कीमतें इससे ऊपर जा सकती हैं। शायद रिजर्व बैंक ये मान रहा है कि कच्चे तेल की कीमतों में जो उतार चढ़ाव बन रहा है वो बायस हायर प्राइसेस के साइड में, यानी भारत का केंद्रीय बैंक मान रहा है कि कच्चे तेल की कीमतें $90 से ऊपर ही रहेंगी औसतन। तो ये आकलन तब है जब केंद्र सरकार के विशेषज्ञ कहते रहे कि नहीं, जब कमोडिटीज की कीमतें गिरेंगी, मंदी आएगी तो भारत को उसका लाभ मिलेगा। पर रिजर्व बैंक बहुत बेबाकी के साथ ये मान रहा है कि कच्चे तेल की कीमतों में उसे कोई बड़ी कमी की जरूरत नहीं। तीसरी महत्वपूर्ण बात, महंगाई का जो आकलन रिजर्व बैंक ने दिया है उसमें उसने खुद रुपए का स्तर 76 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए कर दिया है अपने आकलन में। ये उस दस्तावेज के आधार पर हम बता रहे हैं जो दस्तावेज रिजर्व बैंक ने जारी किया, यानी रिजर्व बैंक खुद मान रहा है कि अगली छमाही के दौरान डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत या $1 80 रुपए के आसपास अब रहेगा। इन तीन आकलनों के आधार पर रिजर्व बैंक ने इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, खाद्य महंगाई और कच्चे तेल की जो इन्फ्लेशन है इसको मिलाकर भारत की महंगाई दर 6.7% तक रहने की संभावना जाहिर की है। अगले साल इस महंगाई दर में गिरावट दिखाई देगी। एक और महत्वपूर्ण बात जो रिजर्व बैंक के महंगाई आकलन के साथ है, फिर हम दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। रिजर्व बैंक, जैसा हम बराबर कहते रहे हैं कि केंद्रीय बैंक महंगाई रोक नहीं सकते, महंगाई निकल चुकी है तो ऐसा तीर कमान से छूट चुका है जो वापस नहीं आता है। महंगाई की संभावना को सीमित करने की कोशिश रिजर्व बैंक या दुनिया के केंद्रीय बैंक करते हैं ब्याज दरें बढ़ाकर। रिजर्व बैंक का चार्ट ये बताता है, जो रिजर्व बैंक ने अपने एक्सपेक्टेशन में दिया, इस चार्ट को अगर आप देखें कि भारत के परिवारों की महंगाई की उम्मीद और संभावना क्या है। इस चार्ट को अगर आप करीब से देखें, थोड़ा सा उलझा हुआ कठिन तकनीकी चार्ट है, लेकिन अगर आप देखें जो इसमें नीले रंग का बार दिखाई दे रहा है, 3 महीने की मीडियन इन्फ्लेशन का जो एक्सपेक्टेशन है वो 12% से ऊपर है भारत के परिवारों के लिए, और 1 साल की मीडियन इन्फ्लेशन इससे और थोड़ा सा ऊपर दिखाई दे रही, जो हल्के से ग्रे कलर का चार्ट है। इस हिसाब से इस साल रिजर्व बैंक ने इन्हीं संभावना, रिजर्व बैंक के हिसाब से महंगाई 6.7% रहेगी, लेकिन लोग ये मान रहे हैं कि महंगाई इसकी लगभग दोगुनी रहेगी, दोगुनी से ज्यादा रहेगी। यानी एक तरह से रिजर्व बैंक ने यह भी माना है कि इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशंस को एंकर करने में, ये मॉनेटरी पॉलिसी भाषा का शब्द है, इन्फ्लेशन की संभावनाओं को सीमित करने में रिजर्व बैंक सीमित रूप से ही सफल रहा है। हालांकि इसी पॉलिसी में रिजर्व बैंक ने कहा कि जो प्रोड्यूसर साइड है, यानी जो उत्पादकों का हिस्सा है जहां से उत्पादन होकर आता है, उन्हें उम्मीद है कि आने वाले समय में कच्चे माल की कीमतों में थोड़ी सी कमी आएगी, लेकिन वो कच्चे माल की कीमतों में कमी हमारी आपकी जेब तक आएगी, इस बात की गुंजाइश कम है। तो ये महंगाई की वास्तविकता, और इसलिए रिजर्व बैंक ने बगैर किसी हीला हवाली के 50 बेसिस पॉइंट की सीधी और बड़ी और तीखी बढ़ोतरी ब्याज दरों में इस बार की है। एक और आज खबर आई जिसने शायद रिजर्व बैंक की चिंता को बढ़ाया होगा। रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं की कीमतों में इस साल भारी बढ़ोतरी हुई है। रिटेल एनालिटिक प्लेटफॉर्म विजॉम की रिपोर्ट की माने तो खाने से लेकर तेल और मसालों तक, चावलों तक पिछले साल के मुकाबले इनकी कीमतें 10 से 22% तक बढ़ी हैं। गैर खाद्य वस्तुओं के दाम उतने नहीं बढ़े। सर, ये खबर क्या बताती है? कहां सबसे ज्यादा महंगाई का प्रेशर है, कहां सबसे ज्यादा कीमतें बढ़ी हैं? शुभ, ये खबर वही बता रही है जो रिजर्व बैंक ने मौद्रिक आंकड़ों के साथ महंगाई के आंकड़ों के साथ रखा है। ये बिस्कॉम की रिपोर्ट ये बताती है, जिस पर हम लगातार अपने मनी सेंट्रल के अलग अलग पैकेजेस में आपको एक एक हिस्से की महंगाई के बारे में बता रहे हैं कि दूध में क्या हो रहा है, स्पाइसेस में क्या हो रहा है, दालों में क्या हो रहा है। ये बता रही है कि जनवरी से लेकर अभी तक खाने पीने की चीज़ों की महंगाई में ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, जिसमें कि प्राइस हाइक, इसके अलावा जो गैर अखाद्य वस्तु हैं उनमें सोप और डिटर्जेंट की कीमतें 1 से 3% के आसपास बढ़ी हैं। 10 से 22% की बढ़ोतरी खाने पीने चीज़ों की सामानों में हुई, और ये बढ़ोतरी हमें जनवरी से और अभी तक दिखाई देती है, क्योंकि अब खरीफ की फसल का और रबी की फसल की में गेहूं की महंगाई का असर, जिस पर हमने भी चर्चा की, गेहूं की कीमतें बढ़ने लगी हैं, इसका असर हमें दिखाई पड़ेगा। तो फूड इन्फ्लेशन की साइड से रिजर्व बैंक जिस बात का इशारा कर रहा है, बाजार उस तरफ इशारा कर रहा है, बाजार की कीमतें उस तरफ इशारा कर रही हैं। एक और बात इस रिपोर्ट में जिसके जो रिजर्व बैंक की महंगाई के आकलन से करीब से जुड़ती है, वो ये बताती है कि कंपनियों ने भी ये माना है कि उनकी सेल्स वॉल्यूम में बड़ी मात्रा में नहीं बढ़ी हैं, वैल्यू टर्म्स में बढ़ी हैं। यानी उनको जो मास खपत की चीज़ों की ज़रूरत थी उसकी जो मांग थी वो मांग नहीं बढ़ी है। यही रिपोर्ट ये बताती है कि ग्रामीण इलाकों में महंगाई की चुभन शहरी इलाकों से ज़्यादा है। सर, महंगाई की बात हो गई, अब बात करते हैं ग्रोथ की, आर्थिक विकास की। रिजर्व बैंक ने ग्रोथ के अनुमान में कटौती क्यों की? दूसरा महत्वपूर्ण बात, रिजर्व बैंक का तजुर्बा पिछली तिमाही में अच्छा नहीं रहा।
आमतौर पर रिजर्व बैंक के आकलन भारत के बारे में, भारत की ग्रोथ को लेकर रिजर्व बैंक के आकलन इस तरह से लक्ष्य से नहीं भटकते हैं। पर पिछली तिमाही में रिजर्व बैंक का जो आकलन था, उस आकलन से विकास 16.2% की रिकवरी दिखाई थी रिजर्व बैंक ने, जो घटकर 13.5% रह गई थी। और इस पर रिजर्व बैंक ने शायद विचार भी किया। हालांकि रिजर्व बैंक इससे पहले भी कुछ बार ऐसा हुआ जब उसके आकलन लक्ष्य से भटके हैं। अब यहाँ इस परिस्थिति में जो बिल्टअप रिजर्व बैंक को दिखाई दे रहा है ग्रोथ को लेकर, हालांकि रिजर्व बैंक का मानना है कि थोड़ी डिमांड बढ़ रही है, भारतीय अर्थव्यवस्था रिकवरी के फेज में जा रही है, पर इस साल भारत की आर्थिक विकास दर 7% के आसपास रहेगी। यहाँ हम दोबारा वो चार्ट देखेंगे, अगर हमारी पीसीआर टीम उसको फायर करे। इस चार्ट में हम अगर गौर से देखें तो रिजर्व बैंक ये बता रहा है कि अगली 2 तिमाहियों में इस साल की, मतलब तीसरे क्वार्टर और चौथे क्वार्टर में भारत की विकास दर 5% से भी नीचे आएगी। इस बात की संभावना दिखा रही, और यही वो वजह है जिसके कारण रिजर्व बैंक को पूरे साल की आर्थिक विकास दर को 7.2% से घटाकर 7% रहना पड़ा। यानी यहां से एक बड़ा चुनौतीपूर्ण और चिंताजनक संकेत है कि जिन तिमाहियों में हम सबसे ज्यादा मांग की उम्मीद कर रहे हैं, जिन तिमाहियों में हम फेस्टिवल सीजन की डिमांड की या सेल्स की उम्मीद कर रहे हैं, रिजर्व बैंक वहां मान रहा है कि वहां आर्थिक विकास दर के लिए 5% का स्तर छूना भी मुश्किल हो जाएगा। और इसलिए रिजर्व बैंक को अपने आर्थिक विकास के आकलन में कमी करनी पड़ी। अगले साल के आकलन में भी रिजर्व बैंक ने जो हमारे सामने आकलन पेश किया है, वो आकलन भी थोड़ा सा कंजर्वेटिव साइड में जा रहा है। लेकिन अभी हम फिलहाल इस साल के आकलन की अगर संभावनाओं को देखें तो रिजर्व बैंक अब कोई बहुत उत्साहजनक आर्थिक रिकवरी के आकलन अगले 3 महीने के लिए हमारे सामने पेश नहीं कर रहा। और इसकी सबसे बड़ी और सबसे प्रमुख वजह डिमांड साइड से है, क्योंकि बाजार में मांग की कमी है, महंगाई का दबाव बना हुआ है और इंपोर्टेड इन्फ्लेशन इसका आधार है। रिजर्व बैंक ने अपने बेसलाइन प्रोजेक्शंस के लिए, हम फिर बता दें कि $100 पर बैरल के कच्चे तेल का और 80 रुपए के डॉलर को अपनी दूसरी छमाही के आकलन का आधार बनाया है। सर, आपने जिक्र किया 80 रुपए का डॉलर का आकलन किया है। रुपए पे मेरा अगला सवाल है। इन दिनों रुपए की सबसे ज़्यादा चर्चा है, और जितना इंतजार शायद इस बात का था कि रेपो रेट को लेकर आरबीआई क्या कहेगा, उतना ही इंतजार इस बात का था कि रुपए को लेकर आरबीआई क्या कहेगा। रुपए को लेकर आरबीआई की तरफ से क्या टिप्पणी की? रिजर्व बैंक गवर्नर ने शुभम 2-3 महत्वपूर्ण बातें कही। रिजर्व बैंक गवर्नर ने कहा वही बात जो सरकार बराबर है, रिजर्व बैंक बराबर कह रहा है कि भारत की विदेशी मुद्रा या भारत का रुपया अन्य प्रतिस्पर्धी मुद्राओं की तुलना में कम गिरा है। आकलन भी ठीक है। अगर आप चाइना के युआन को देखें तो उसमें 11% का अवमूल्यन है, भारत में उस हिसाब से अवमूल्यन करेंसी का 8% के आसपास है। बाकी और भी देशों की मुद्राएं भारत से ज़्यादा कमज़ोर हुई हैं। रिजर्व बैंक ने 2 बातें कही कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो घटनाक्रम है, डॉलर की मजबूती है, उसके कारण करीब 67% इस वित्त वर्ष में, मतलब 2023 के वित्त वर्ष में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट आई है। ये भी रिजर्व बैंक ने अपना स्थायी तर्क दिया कि वो बाजार में वॉलेटिलिटी रोकने के लिए कोशिश करता है, बाजार में कोई कीमत तय नहीं करता। पर पहली बार रिजर्व बैंक ने अपने इस दस्तावेज में 80 रुपए का लेवल रिफ्लेक्ट किया है, साफ साफ बताया है कि 80 रुपए का प्रोजेक्शन है। यानी बाजार के लिए संकेत है कि 80 से नीचे रुपए अगर जाएगा तो डिमांड सप्लाई मिसमैच के बाद ही जाएगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो रिजर्व बैंक ने, हालांकि रिजर्व बैंक ने कहा शुभम कि भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो पर्याप्त है, सफिशिएंट है, वो छतरी है जो मजबूत है। लेकिन एक आंकड़ा महत्वपूर्ण है जो शायद आरबीआई के हाथ आने वाले समय में बुरी तरह बांधेगा, वो ये कि भारत का फॉरेक्स रिजर्व, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार सभी दुनिया भर की जो प्रतिस्पर्धी मुद्राएं हैं उनकी तुलना में सबसे तेजी से गिरा है। और ये ऐसी स्थिति हमने भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट पिछले सालों में भी नहीं देखी थी, जब पिछले समय में डॉलर इंडेक्स में बढ़ोतरी हुई थी और अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ना शुरू हुई थी। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जनवरी 2022 से अगस्त 2022 के बीच लगभग 11.45% कम हुआ है, गिरा है। जबकि इसकी तुलना में चीन 6% है, इंडोनेशिया 9% है, साउथ कोरिया लगभग 5% है, और रशिया जो कि एक अलग तरीके का केस है, वहाँ का केस है, उसे अगर आप छोड़ दें तो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे तेज गिरावट आई है। ये गिरावट इस बात की तरफ जिस पर हम बार बार इशारा कर रहे हैं कि इसीलिए केंद्र सरकार की तरफ से भी और उद्योगों की तरफ से भी तो मांग की जाने लगी है कि भारत को आयात पर नियंत्रण करना चाहिए, क्योंकि विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट आने वाले समय में और भी जारी रह सकती। रिजर्व बैंक ने और खुलकर दखल के मामले में कुछ नहीं कहा, पर अपने दस्तावेज में यह जरूर कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह के घटनाक्रम है उसमें रुपए पर दबाव आने वाले समय में बना रहेगा। इस बात के संकेत स्पष्ट हैं।
रुपए को प्रभावित करने वाली एक और खबर, महंगे आयात की जरूरत को पूरा करने के लिए डॉलर के बढ़े खर्च की वजह से देश के चालू खाते घाटा 10 साल की ऊंचाई पर पहुंच गया। जून तिमाही के दौरान चालू खाते का घाटा जीडीपी का 2.8% दर्ज किया गया है। महंगे क्रूड ऑयल की वजह से आयात के लिए ज़्यादा डॉलर खर्च करने पड़ रहे हैं, जिस वजह से व्यापार घाटा रिकॉर्ड ऊंचाई पर है और यही बढ़ता व्यापार घाटा चालू खाते घाटे को भी बढ़ा रहा है। शुक्रवार को रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास ने पॉलिसी की घोषणा के बाद अपने बयान में कहा कि इस साल चालू खाते का घाटा जीडीपी के 3% के अंदर रह सकता है। सर, आने वाले दिनों में ये आंकड़ा भी रुपए की कीमत पर, उसकी चाल पर असर डालेगा? हाँ, और इसका इशारा रिजर्व बैंक ने अपने पॉलिसी दस्तावेज में भी किया है। चालू खाते का घाटा ये बताता है कि किसी देश के अंदर विदेशी मुद्रा की आवक और निकासी यानी उसका इनफ्लो और आउटफ्लो का अंतर क्या है। और भारत में जैसी संभावना थी, क्योंकि व्यापार घाटा रिकॉर्ड स्तर पर है, तो भारत में विदेशी मुद्रा और विदेशी मोर्चे की ताकत कमजोरी बताने वाला सबसे बड़ा पैमाना लाल अलार्म बजा रहा है। यहाँ पर लाल बल्ब जल रहा है। यहाँ दिख रहा है कि भारत का चालू खाते का घाटा अप्रैल और जून के दौरान करीब 24 बिलियन डॉलर के आसपास, 23.9 बिलियन डॉलर के आसपास है, जो भारत के जीडीपी का 2.8% है। उस समय भारत के जीडीपी में अगर आने वाले समय में उत्तरोत्तर गिरावट आएगी, जिसकी संभावना हमें दिखाई दे रही है अगली 2 तिमाहियों में, और चालू खाते का घाटा बढ़ता रहा तो ये स्तर और बढ़ता जाएगा जीडीपी की तुलना में। अगर आप इसके प्रमुख कारणों को देखें तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि भारत से में जो आने वाली विदेशी मुद्रा है उसका प्रवाह धीमे धीमे घट रहा है, शेयर बाजारों में गिरावट के कारण भी और बाकी कई सारी वजहों के कारण भी। ये एक ऐसा आंकड़ा है, ये अगर अगली तिमाही में नहीं सुधरता है तो जिस दबाव की तरफ रिजर्व बैंक ने इशारा किया या बाकी लोग इशारा कर रहे हैं, वो उस पर बना रहेगा। और अब जबकि रिजर्व बैंक $100 पर बैरल की औसत तेल की कीमत आंक रहा है अगली छमाही के दौरान, तो फिर चालू खाते के घाटे पर दबाव तो और ज़्यादा रहेगा ही। सर, अब सबसे अहम सवाल, ब्याज दरों पर 50 बेसिस पॉइंट आज बढ़ाया। अप्रैल से अब तक 190 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हो चुकी है। अभी कितनी बढ़ोतरी बाकी है? शुभम, 6.7% की महंगाई दर रिजर्व बैंक इस साल के लिए प्रोजेक्ट कर रहा है, मान रहा है कि वहां रहेगी। इस हिसाब से अगर आप देखें तो एक बढ़ोतरी या एक या दो छोटी बढ़ोतरी और ब्याज दरों में हो सकती हैं, क्योंकि जो आकलन हमें मिल रहे हैं, अगर आप रिजर्व बैंक की पूरी ट्रेजेक्ट्री को देखें तो रिजर्व बैंक ने जिस तरह से ब्याज दरों में बढ़ोतरी की, उस हिसाब से भारत की टर्मिनल रेपो रेट की ये पूरा साइकिल खत्म होने के बाद भारत की रेपो रेट कहीं ना कहीं 6.2% से 6.4% के आसपास जाकर टिकेगी, यानी 6.2% से 6.4% के आसपास कहीं रेपो रेट जाकर दिखाई देगी। और इस सिचुएशन में, इस परिस्थिति में हमें लगता है कि अभी तो हम 5.9% के आसपास हैं, तो यहाँ से अगर आप ये मान के चलें तो 50 बेसिस पॉइंट की एक बढ़ोतरी की संभावना यहाँ से और हमें दिखाई देती है। दूसरी चीज़ ये कि मॉनेटरी पॉलिसी की भाषा में, उसकी ज़बान में, उसके शास्त्र में किसी केंद्रीय बैंक का स्टांस, जो आमतौर पर क्रिकेट की जबान का शब्द है, वो महत्वपूर्ण होता है। कि स्टांस का मतलब होता है कि कोई केंद्रीय बैंक सोच क्या रहा है आने वाले समय में ब्याज दरों को लेकर। तो अब केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक ने अपनी इस मॉनेटरी पॉलिसी में संकेत दिया है कि वो अब बाजार में पूंजी छोड़ने के बजाय अब तटस्थ रूप से इस व्यवस्था को चलाएगा, यानी अब वो फिलहाल बाजार में और ज़्यादा पूंजी बढ़ाने की स्थिति में नहीं रहेगा। इससे कल लगभग अगले 6 महीने 7 महीने की तस्वीर साफ हो जाती है। उस तस्वीर साफ होने का मतलब ये, रुपया 80 से ऊपर, कच्चा तेल $100 से ऊपर, महंगाई की दर 7% के आसपास, महंगाई की संभावना करीब 12%, 13% के आसपास, आर्थिक विकास दर अगली तिमाहियों में 5% से नीचे, और ब्याज दरों में एक और बढ़ोतरी आने वाले समय में, यानी भारत की रेपो रेट 6.4-6.5% के आसपास रहेगी। इसका असर हमें आने वाले समय में रिटेल लेंडिंग पर, आम लोगों के कर्ज के ब्याज दरों पर तो दिखाई देगा। करीब से हमें देखना होगा कि इसके बाद जो ब्याज दर में बढ़ोतरी होती है, उसके बाद भारत में क्रेडिट की मांग का या कर्ज की मांग पर इसका कितना गहरा असर पड़ता है। नीतिगत दरों में बढ़ोतरी हुई तो आपकी ही ईएमआई नहीं बढ़ी, या आपके लिए ही कर्ज महंगा नहीं हुआ, कर्ज तो सरकार के लिए भी महंगा हो गया। और इसीलिए शायद सरकार ने अपने खर्च चलाने के लिए जितना कर्ज लेने का लक्ष्य रखा था उसमें हल्की कटौती की है। अक्टूबर से 2022-23 के लिए शुरू हो रही छमाही के दौरान सरकार ने कुल 5.92 लाख करोड़ रुपए कर्ज उठाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ये पहले के लक्ष्य से 10,000 करोड़ कम है। कर्ज उठाने के लक्ष्य में कटौती से ऐसा संदेश जा रहा है कि देश में आर्थिक हालात सुधर रहे हैं और सरकार की टैक्स कलेक्शन बढ़िया है, जिस वजह से सरकार कम कर्ज उठा रही है। लेकिन एक आशंका ये भी है कि सरकार शायद आने वाले दिनों में अपने खर्चों में कटौती करेगी। सर, सरकार ने क्यों लक्ष्य घटाया और आपको क्या लगता है ये जो घटा हुआ लक्ष्य है, सरकार इसको हासिल कर पाएगी?
सरकार ने कर्ज का लक्ष्य घटाया, एक दिलचस्प घटनाक्रम था और ये रिजर्व बैंक की पॉलिसी से पहले आया। शायद इससे दो संकेत देने की कोशिश थी। एक संकेत तो ये देने की कोशिश थी रिजर्व बैंक की तरफ से, क्योंकि रिजर्व बैंक लगातार इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि सरकार को अपनी कर्ज अपेक्षाओं को या आवश्यकताओं को कम करना चाहिए और कर्ज की मांग कम करके रिजर्व बैंक ने सरकार ने बाजार में लिक्विडिटी मैनेज करने में आरबीआई की मदद की है, क्योंकि रिजर्व बैंक को इस समय सबसे बड़ी समस्या बाजार में तरलता, बाजार में पर्याप्त पूंजी बनी रहे, इसको लेकर हो रही है। हालांकि आज आरबीआई गवर्नर ने कहा कि बाजार में लिक्विडिटी पर्याप्त है, लेकिन हमें ओवरनाइट रेट्स के जरिए बार बार दिखाई देता है कि बैंकों के बीच लेन देन की जो ब्याज दरें हैं वो तेजी से बढ़ी हुई हैं। दूसरी चीज़ ये कि एक संकेत भी देने की कोशिश की गई कि नहीं, अर्थव्यवस्था में खर्च और बाकी चीज़ें नियंत्रण में हैं। पर अगर आप रिजर्व बैंक के आंकड़े को देखें, इस रिपोर्ट को देखें, तो रिजर्व बैंक ने केंद्र सरकार के राजकोषीय घाटे का लक्ष्य इस साल के लिए उसी स्तर पर रखा है जो स्तर पिछले साल तय किया गया था। वो स्तर राजकोषीय घाटे का करीब 6.4% है, लेकिन जो कंबाइंड फिस्कल डेफिसिट होने वाला है केंद्र और राज्य का मिलाकर, उसमें 30 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की गई है। 9% से 9.3% किया गया। इसका मतलब यह है कि केंद्र सरकार को रिजर्व बैंक की तरफ से शायद संकेत दिया गया है कि आप अपना कर्ज अब कुछ कम कर लीजिए, क्योंकि राज्यों की तरफ से कर्ज की मांग काफी ज्यादा होने वाली और बाजार में अब अगर केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर ही इस कम लिक्विडिटी के बीच में, यानी वो जो पाई या वो जो केक जो पहले 20 था वो सिकुड़ कर अब 15 हो रहा है और उसमें सबसे बड़ा हिस्सा आप ले लेंगे, तो ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना और ज़्यादा बन जाएगी। यानी रिजर्व बैंक तो ब्याज दरें बढ़ाएगा ही, बाजार में क्रेडिट का जो फ्लो है उसकी कमी की वजह से, लिक्विडिटी के क्रंच की वजह से और ज़्यादा ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना दिखेगी और शायद सरकार ने उस पर इशारा, उस तरफ आगे बढ़ते हुए अपने कर्ज की मांग में कमी की है। हालांकि ये लक्ष्य पूरा होगा यह हमें साल के अंत में पता चलेगा। इसके कारण क्या नए टैक्स लगेंगे या इसके कारण सरकार अपने खर्च में कटौती करेगी, ये बातें हमें आने वाले समय में त्योहारी सीजन के बाद पता चलेंगी। लेकिन आश्चर्य है कि सरकार ने अपने कर्ज के लक्ष्य में कमी की है, बावजूद इसके कि सब्सिडी के सारे आकलन अभी वहीं मौजूद हैं। अब समय हो गया है मनी 9 की स्पेशल रिपोर्ट का। स्पेशल रिपोर्ट आज इस बात पर है कि रुपया जब जब कमज़ोर होता है, हम ये देखते हैं कि एक्सपोर्ट बढ़ते हैं, एक्सपोर्ट करने वाली इंडस्ट्री को, उन कंपनियों को फ़ायदा होता है। लेकिन इस बार रुपए की गिरावट जिस रफ्तार से बढ़ी है, एक्सपोर्ट उस रफ्तार से नहीं बढ़े। क्यों नहीं बढ़े? जवाब इस रिपोर्ट में। रुपया कमजोर होने से एक्सपोर्ट बढ़ता है, इस बार भी बढ़ रहा है, लेकिन रुपये की गिरावट का जितना फायदा होना चाहिए था वैसा मिल नहीं रहा। अप्रैल से लेकर अगस्त तक डॉलर के मुकाबले रुपए में 5% से ज्यादा गिरावट आई है और इस दौरान एक्सपोर्ट के आंकड़े देखें तो सिर्फ 17% ग्रोथ दिखी। पिछले साल से तुलना करें तो रुपए में 1% भी गिरावट नहीं थी, लेकिन एक्सपोर्ट 67% बढ़ गया था। देश से वस्तु निर्यात के आंकड़े देखें तो सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग गुड्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, केमिकल्स और दवाओं का एक्सपोर्ट होता है। वित्त वर्ष 2021-22 में देश से हुए कुल वस्तु निर्यात में इन पांचों सेक्टर्स की हिस्सेदारी 64% से ज्यादा थी। जिन देशों को इन वस्तुओं का निर्यात होता है उनमें अमेरिका को छोड़कर अधिकतर देश ऐसे हैं जिनकी करेंसी का हाल भारतीय रुपये से भी बुरा है और उन देशों को एक्सपोर्ट से रुपए की गिरावट का जो फायदा मिलना चाहिए था वह उनकी कमजोर करेंसी की वजह से नहीं मिल पा रहा। देश में महंगाई को नियंत्रित करने के लिए कई ऐसी चीजों के निर्यात पर अंकुश लगा दिया गया है जिनका भारत बड़ा निर्यातक रहा है। इस वजह से भी एक्सपोर्ट पर मार पड़ रही है। दुनिया भर के 150 देशों को भारत का चावल एक्सपोर्ट होता है, लेकिन चावल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए देश से टूटे चावल के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दुनिया भर में भारत स्टील का बड़ा निर्यातक है, लेकिन घरेलू स्तर पर स्टील की महंगाई को नियंत्रित करने के लिए उस पर एक्सपोर्ट टैक्स लगाया गया है। पिछले साल गेहूं निर्यात से डॉलर कमाने में मदद मिली थी, लेकिन इस साल उसका एक्सपोर्ट भी रोक दिया गया है। पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात पर लगे विंडफॉल टैक्स ने भी इनके एक्सपोर्ट को प्रभावित किया है। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर मांग में कमी की वजह से भी भारत का एक्सपोर्ट प्रभावित हुआ है। प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के सचिव प्रवीण कुमार का कहना है कि दुनिया भर में महंगाई की वजह से मांग प्रभावित हुई है। इस वजह से भारत की एक्सपोर्ट ग्रोथ घटी है। पहले कोरोना, फिर रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से इस साल पूरी दुनिया महंगाई और मंदी से लड़ रही है। दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों में कर्ज महंगा करने की होड़ मची हुई है।
अलग अलग एजेंसियां वैश्विक ग्रोथ के अनुमान को घटाने में लगी हैं। ग्रोथ अनुमान घटने की वजह बढ़ती मांग को बताया जा रहा है और दुनिया भर में घटती इस मांग की वजह से भी भारत से एक्सपोर्ट प्रभावित हो रहा है। 6 दिन की लगातार गिरावट के बाद शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार में भले हल्की रिकवरी आई हो, लेकिन कई रिसर्च एजेंसियां मान रही हैं कि भारतीय शेयर बाजार आगे चलकर बड़ी गिरावट देख सकते हैं। रिसर्च फर्म मॉर्गन स्टैनले और CLSA ने अपने क्लाइंट नोट में भारतीय शेयर बाजार में संभावित गिरावट को लेकर आगाह किया है। मॉर्गन स्टैनले ने कहा है कि ऐतिहासिक तौर पर देखा जाए तो जब जब अमेरिका मंदी में फंसता है, भारतीय शेयर बाजार भी बियर जोन में खिसक जाता है। बियर जोन मतलब जहां मंदड़िए हावी हैं, जहां बिकवाली के सौदे हावी हैं। इस बार भी ऐसा होने की आशंका है। CLSA ने क्या कहा? CLSA का मानना है कि भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक, जिन्हें हम सेंसेक्स निफ्टी नाम से जानते हैं, वहां 30% तक की गिरावट आ सकती है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। सर, भारतीय बाजार को लेकर अनुमान अचानक क्यों बदलने लगे? भारतीय बाजार को लेकर जो 2 रिपोर्ट हमारे पास है मॉर्गन स्टैनले और CLSA की, वो स्पष्ट रूप से बात कह रही हैं खुलकर। जैसे आप बगैर शब्दों को इधर उधर किए कह सकते हैं कि भारतीय बाजार में अब जो तेजी दिख रही है वो किसी किस्म का बुलबुला या बबल हो सकती है, वैल्यूएशन का बबल दिखाई दे रहा है। एक चर्चा भारतीय बाजारों में लगातार की जाती है कि नहीं, भारतीय बाजारों ने अमेरिकी बाजारों के हिसाब से चलना बंद कर दिया है, उनकी अपनी स्ट्रेंथ और उनकी अपनी ताकत है। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में ऐसी मैक्रो इकोनॉमी में कोई बड़ी ताकत हमें आज नहीं दिखाई दी। भारतीय अर्थव्यवस्था अपने आप को संतुलित करके ये तूफान पार कर ले जाएगी, इसी बात की संभावना दिखाई दे रही। CLSA की और मॉर्गन स्टैनले की रिपोर्टें कह रही हैं कि अगर आप अमेरिका के 10 साल के बॉन्ड यील्ड में और भारत की 10 साल की बॉन्ड यील्ड में देखें तो ये इसका जो फर्क है वो 13 साल के सर्वोच्च स्तर पर है। और इसलिए भारतीय बाजारों में, अगर अमेरिकी बाजारों में लगातार गिरावट रहेगी तो उसका असर में भारतीय बाजारों में भी दिखाई देगा, खासतौर से भारतीय बाजारों में विदेशी निवेशकों की गिरावट पर। हालांकि हमने आज शेयर बाजार में RBI की पॉलिसी के बाद रिकवरी देखी, शॉर्ट कवरिंग भी थी, बाजार में थोड़ी खरीद दिखाई दी, लेकिन जो तर्क या जो तथ्य इन रिपोर्ट्स में दिए गए हैं, जिसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात $30 इंडेक्स है, जो विदेशी मुद्रा में भारतीय बाजार में निवेश के लाभ और निवेशकों के लाभ को आकलन करता है, वो भी ये बता रहा है कि भारतीय शेयर बाजार में के मंदी के उसी दौर में पहुंचने का खतरा बना हुआ है जिस दौर में हम आज अमेरिका के बाजारों को देख रहे हैं। अमेरिका के बाजार लगातार रेड जोन में काम कर रहे हैं। तो अगर आप शेयर बाजार में निवेशक हैं तो आंकड़ों को करीब से पढ़िए और ये देखने की कोशिश करिए कि बाजार इस समय बिल्कुल एक तरफा बढ़ोतरी की परिस्थिति में तो बिल्कुल नहीं दिखता। अगर वो मंदी की जोन में नहीं जाएगा तो उतार चढ़ाव बाजार में तीखे और बड़े हो सकते हैं, ऐसा संकेत हमें इन रिपोर्ट से मिलता है। तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगली मुलाकात आपसे सोमवार को होगी शाम 7 बजे मनी सेंट्रल में, लेकिन उससे पहले आऊंगा मैं रविवार को सुबह 11:15 बजे इकोनॉमिकम लेकर अंशुमान जी के साथ। सर, क्या होगा इस बार इकोनॉमिकम में खास? इकोनॉमिकम में इस बार हम बात करेंगे उसकी जिस चिंता के कारण आज रिजर्व बैंक गवर्नर को लंबा स्पष्टीकरण देना पड़ा, और वो रुपए की कमजोरी। रुपए की कमजोरी की वजह क्या है, इसका जवाब भारत में नहीं अमेरिका में छिपा है। और वो क्या जवाब है अमेरिका में, और क्या ये ऐसा पहली बार हो रहा है या जब भी डॉलर मजबूत होता है तो दुनिया में क्या क्या होता है, हमने ये सब समझने की कोशिश की। हम आपके सामने डॉलर इंडेक्स के वो राज खोलेंगे जिसके कारण भारतीय रुपया गिरते गिरते 81 के पार पहुंच गया है, और इस साल भारतीय रुपए में और गिरावट हो सकती है। ये खास इकोनॉमिकम जो आपको रुपए और डॉलर के रिश्ते के बारे में नई जानकारियां देगा, Money9 के ऐप पर उपलब्ध होगा। तो आप ऐप डाउनलोड करें और Money9 के ऐप पर ये विशेष इकोनॉमिकम देखेंगे। और YouTube पर आपको पिछले हफ्ते वाला इकोनॉमिकम मिलेगा। नया इकोनॉमिकम के लिए आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। तो अगर आपने पिछले हफ्ते का इकोनॉमिकम नहीं देखा तो इस रविवार आप 2 इकोनॉमिकम देख सकते हैं, पिछले हफ्ते वाला भी और इस हफ्ते वाला भी, Money9 का ऐप डाउनलोड करके। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।